आपने अभी तक मुझे लगता है कि 8 से 9 महीने गधे की तरह मेहनत की है। एक गधे की तरह मेहनत की है आपने, गधे की तरह। जैसे गधा बोझा ढोता है और उसे नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और कोई भी माइंड का यूज नहीं करता, उस तरीके से आपने गधी की तरह मेहनत की है। लेकिन हमें जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है? स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आप कम पढ़ के और ज्यादा नंबर कैसे लेके आए। कम पढ़ के, हम पढ़ें कम, पढ़ें कम और नंबर हमारे क्या जो आए, नंबर जो है वो हमारे क्या आए, ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा हैं। इसे हम बोलेंगे स्मार्ट स्ट्रेटजी। बहुत सारे बालकों को, बहुत सारे बच्चों को अभी इसी स्मार्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो तो लगातार पढ़ ही रहे हैं और उनके लिए भी फायदे वाली बात है कि हम रणनीति कैसे बनाए, एक सटीक रणनीति की बात करें। एक सटीक रणनीति, रणनीति एक सटीक रणनीति हम किस तरीके से बना के तैयार करें कि एग्जाम में कम पढ़ के भी और हम अधिक से अधिक नंबर ला पाए, कम पढ़ के भी हम अधिक से अधिक नंबर ला पाए। तो इस स्ट्रेटजी पे भी मैं चर्चा कर लेता हूं। फिर उसके बाद हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का एक पूरा पेपर लेके आया हूं, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले स्मार्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, तो पहले इस पर हम डिस्कशन करते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं कि एग्जाम में आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपके दुश्मन है। अगर आप उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करोगे तो फिर उन दुश्मनों से आप हार जाओगे। जो पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपके दुश्मन है, अगर उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन आपको हरा देंगे, और आपके हराने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में कम से कम नंबर आएंगे। अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए? तो अगर पेपर में आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप जो है वो उसके खोपड़ी में छेद कर देंगे, एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे। अब ये शुद्ध रणनीति क्या होनी चाहिए, सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं थोड़ा तुम्हें हिस्ट्री में ले जाता हूं, थोड़ा सा तुम्हें हिस्ट्री में ले जाता हूं। आप सब लोगों ने हाई स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा सर, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था सन 1526 ईस्वी में, और किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं सर फिजिक्स में ये क्या तुमने हिस्ट्री चालू कर दी, तो 2 मिनट मेरी बात सुन लो। हो सकता है कि आप इस बात से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए कि चीजों को बहुत बेहतर करना चालू कर दें। तो मैं एक सटीक रणनीति की बात कर रहा हूं, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। तो सर 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर आपको जानकारी हो तो बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। 1 लाख, 1 लाख सैनिक थे इब्राहिम लोदी के पास। अब आप सोचिए कि इसके पास मात्र 12,000 सैनिक और इसके पास 1 लाख सैनिक। कोई सुन के ही, कोई देख के ही, उसके पास 1 लाख सैनिक है और मेरे पास मात्र 12,000 सैनिक है, तुरंत हम मैदान छोड़ के क्या कर जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी इन 12,000 सैनिक की सहायता से इन 1 लाख सैनिक को पराजित किया बाबर ने और इब्राहिम लोदी को हराया। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा 1526 ईस्वी के बाद? बाबर बैठा। कौन बैठा? बाबर। अब कैसे हराया? तो उसने एक सटीक रणनीति बनाई। अब किस तरीके से एक सटीक रणनीति बनाई, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए, तो बाबर ने एक सटीक रणनीति तब बनाई। यस सर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सटीक रणनीति कैसे बनाई? तो उसने पानीपत नामक स्थान पर बुलाया किसको? इब्राहिम लोदी को। पानीपत नामक स्थान पर बुलाया और वहां एक यमुना नदी थी, यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक, इधर से यमुना नदी और इधर की साइड से उसने एक गड्ढा खुदवाया। एक क्या खुदवाया? गड्ढा खुदवाया। ठीक है, और गड्ढे को पेड़ की शाखाओं से क्या कर दिया? ढक दिया। पेड़ की शाखाओं से इसने गड्ढे को क्या कर दिया? ढक दिया। अब एक बात बताओ, और इसने अपने सैनिकों को यहां लगाया, इस जगह। 12,000 जो इसके पास सैनिक थे वो इसने इस जगह लगाया, और यहां इसके पास जो तोप थी वो तोप भी इसने सैनिकों के आगे लगा दी, इस तरीके से, इस तरीके से।
रणनीति की बात चल रही है, रणनीति कैसे बनाई जाए, तो बाबर से सीखिए रणनीति कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो यहाँ ये गड्ढा खोद के और इसे किससे ढकवा दिया, पेड़ों से ढकवा दिया, काफी गहरा गड्ढा था, और इधर क्या थी, ये यमुना नदी। तो आप एक बात बताओ, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे, लेकिन ना तो इधर से अटैक कर पाएंगे क्योंकि इधर यमुना नदी थी, और इधर क्या खुदा हुआ था, गड्ढा खुदा हुआ था, इधर अटैक करेंगे तो इस गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो आप बताइए अटैक सीधा सीधा कहां से होगा, सामने से होगा, और सामने से होगा तो पूरा का पूरा 1 लाख सैनिक होने का क्या मतलब, क्योंकि जो फ्रंट पे होंगे वही तो केवल इससे युद्ध कर पाएंगे, और जब इससे युद्ध कर पाएंगे, और इसके पास तोप भी थी। भारत में सबसे पहले तोप जो यूज की थी वो किसने की थी, बाबर ने यूज की थी। तो जब यहाँ के तोप से गोला निकलना चालू हुए तो इब्राहिम लोदी के पास सेना में जो हाथिया थे, वो हाथी जो है उसकी आवाज सुन के बिदक गए, और बिदकने के बाद अपनी ही सेना को क्या करना चालू कर दिया, कुचलना चालू कर दिया। इस प्रकार इब्राहिम लोदी मात्र 12,000 सैनिक से हार गया, 1 लाख की सेना लेकर भी। क्यों? क्योंकि बाबर ने एक सटीक रणनीति बनाई। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अगर कम भी पढ़े हैं एग्जाम टाइम में, अगर आपने थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा है एग्जाम टाइम में, तो भी आप एक सटीक रणनीति के तहत आप अपने एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं अगर एक आपके पास सटीक रणनीति होगी। ऐसा ही नहीं कि गधे की तरीके से मेहनत करते रहो। पढ़ रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, हम तो रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे फिर उठ जाते हैं, 4 घंटे केवल सो रहे हैं, हम तो पढ़ ही रहे। तो इस गधे की तरीके से आपको जो काम कर रहे हैं, कर रहे, अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप एग्जाम टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। तो आप हिस्ट्री से कुछ सीख सकते हो, तो बाबर जैसी रणनीति सीख सकते हो कि उसने दुश्मन के बारे में पहले से ही पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था, और एक ऐसी रणनीति बनाई कि उसके 1 लाख सैनिक होने को और हजारों की संख्या में हाथी होने के बाद भी, और फिर वो क्या कर गया, ठीक है, इब्राहिम लोदी से जीत गया और दिल्ली की गद्दी पर पहली बार बैठा और मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 ईस्वी के बाद। तो मेरी इस हिस्ट्री के ज्ञान से फिजिक्स की काफी रणनीति के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अब मैं लौट के आता हूं उसी फिजिक्स की रणनीति पर, मुझे उम्मीद है कि आपको स्मार्ट वर्क करना ही होगा हर हालत में। ठीक है, एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाए। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम का पैटर्न अपने माइंड में रखें। के बाद आप ध्यान रख लो कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो। अगर एग्जाम में आप एक तरीके से युद्ध लड़ने जा रहे हो, और युद्ध लड़ने से पहले अगर आप दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो आप युद्ध में हारना तय है। आपका 100% जो है वो युद्ध में आपका हारना तय है। ठीक है, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि दुश्मन की क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या उसकी मजबूताई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके फिजिक्स के पेपर में 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और आपके एग्जाम में 6 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और आपके सबसे ज्यादा जो नंबर देने वाले हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो नंबर देने वाले हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम आपको कितना नंबर देने वाले हैं, 38। आप सोच सकते हैं कि 70 में से 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन का मेरा मतलब ये है, यहां 2 नंबर के भी पूछे जाएंगे और 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे और बहुत ज्यादा छोटे नहीं होंगे। बीच के जो क्वेश्चन है उन्हें हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सबसे ज्यादा पेपर जो है वो यहीं से आने वाला है, क्योंकि 38 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर के आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर के आते हैं, वो आने वाले हैं 20 नंबर के, वो आने वाले हैं 20 नंबर के। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लगभग फिक्स होते हैं। एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास में इन सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को जो 20 नंबर में पूछे जाते हैं, 20 नंबर में 5-5 नंबर के 5-5 नंबर के 4 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसको हम प्रयास करेंगे वो सभी के सभी जो फिक्स्ड क्वेश्चन है उन फिक्स्ड क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आए, और उन्हें आपको सीरीज में पूरे के पूरे सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों का लगभग रिवीजन कर लो, तो ये 20 नंबर लगभग फिक्स हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन के मिक्सअप से बना होता है। जैसे कि 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के
2 क्वेश्चनों के मिक्सर से बना होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर ये 20 नंबर के आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में से लगभग 50% तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, लगभग 50% आप शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बने तो शॉर्ट क्वेश्चन से, दो शॉर्ट क्वेश्चनों के मिलावट से बना होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, गुड इवनिंग मिस प्रतिज्ञा, गुड इवनिंग। तो कुल मिला के आपको एग्जाम का पैटर्न का एक अंदाजा लग गया कि फिजिक्स के एग्जाम में 6 नंबर के बहुविकल्पी होने वाले हैं, 6 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं जो एक एक नंबर के लिखे जाने, एक एक लाइन में लिखे जाने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं 38 नंबर के। सबसे ज्यादा फिजिक्स यहीं से पूछी जाने वाली है। और लास्ट में है 20 मार्क्स के, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लगभग फिक्स है। हम लोग एक प्रयास करेंगे कि इन सभी लॉन्ग क्वेश्चनों के, दोनों फिजिक्सों के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये हम एक पूरी की पूरी सीरीज में उन्हें सॉल्व करेंगे। और लगभग आप लोग उन्हीं प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, बार बार चीजों को कर लेना, आपको एग्जाम में जाके कोई नया प्रश्न नहीं लगेगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जब लॉन्ग तैयार करेंगे तो ये शॉर्ट, आधे से ज्यादा शॉर्ट जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा